इस करंट अफेयर्स वीडियो में सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं क्या क्या है जिस पर चर्चा होने वाली है, क्वेश्चंस क्या है। तो G20 शिखर सम्मेलन 2024 किस शहर में आयोजित हुआ है और क्या क्या खास बातचीत हुई वहाँ पर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचे हैं। मिस यूनिवर्स 2024 की विजेता का नाम बताएं कौन है। DRDO ने हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग की है, इसकी स्पीड क्या है और ये भारत का ब्रह्मास्त्र है। इसको न रोका जा सकता है, कोई रोक सकता है बीच में, और न ही इसे कोई डिटेक्ट कर सकता है, पकड़ सकता है। ओके। श्रीलंका के प्रधानमंत्री दूसरी बार लगातार कौन बन गई है, अभी नवंबर में फिर से बनी है। केंद्र सरकार ने नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG, नया CAG किसे नियुक्त कर दिया है। किस शहर में जानलेवा वायु प्रदूषण की वजह से GRAP स्टेज 4 को लागू करना पड़ा है और क्या क्या उसमें चीज़ें होती हैं। इससे पहले मैंने एक बार स्टेज 3 के बारे में बताया था, अब स्टेज 4 लागू कर दिया गया है। नाइजीरिया ने किस भारतीय को अपना दूसरा सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया है। टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज खिताब 2024 पुरुष किसने जीता और महिला भी किसने जीता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं, और भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिस यूनिवर्स 2024 की विजेता का नाम बताएं, कौन है मिस यूनिवर्स 2024। बात करेंगे तो आंसर होगा विक्टोरिया केजर। क्या नाम? विक्टोरिया केजर। पूरा नाम अगर हम कहेंगे तो विक्टोरिया केजर थेलविग, ठीक है। और कहाँ से हैं? डेनमार्क से हैं वो, ठीक है। तो 73वीं मिस यूनिवर्स वो चुन ली गई हैं इस बार, और इस प्रतियोगिता में दुनिया भर से 120 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, सुंदरियों ने हिस्सा लिया था। और उसमें सशक्तिकरण, विविधता, वैश्विक एकता जैसे विषयों पर बातचीत की गई थी, डिबेट किया गया था, ठीक है। तो भारत की ओर से कौन उसमें पार्टिसिपेट किया? भारत की ओर से रिया सिन्हा गई थी मिस यूनिवर्स इंडिया, लेकिन वो टॉप 30 तक ही अपना स्थान बना पाई, उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाई। और ये आयोजन कहाँ पर किया गया था? मैक्सिको में 16 नवंबर को ये आयोजन किया गया था, ठीक है। तो मिस यूनिवर्स खिताब है और इसको आयोजित कौन करता है? तो मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन एक है, वो आयोजित करता है और उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ठीक है। और ये जो इवेंट है इसकी शुरुआत हुई थी 1952 में। ओके। अगर सवाल हो कि भारत की मिस यूनिवर्स कौन कौन सी रह चुकी हैं, तो पहली भारतीय मिस यूनिवर्स थी 1994 में सुष्मिता सेन, उसके बाद फिर 2000 में लारा दत्ता और फिर 2021 में हरनाज सिंधु, ये मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं भारतीय। जब मिस यूनिवर्स की बात कर रहे हैं तो मिस वर्ल्ड की भी बात कर लें। अगर भारतीय की बात करेंगे तो पहली भारतीय रीता फारिया थी 1966 में, और आखिरी जो अभी 2017 में मानुषी छिल्लर, वो रह चुकी हैं मिस वर्ल्ड। ओके। तो ये महत्वपूर्ण बात है। डेनमार्क की हैं जो कि नई मिस यूनिवर्स है, डेनमार्क की विक्टोरिया केजर, ठीक है। डेनमार्क भी ले चलते हैं, वो भी दिखाते हैं कहाँ पर है डेनमार्क, और मैप के ज़रिए समझते हैं, ठीक है। तो ये रहा अपना प्यारा भारत, और अब चलेंगे कहाँ पर? यूरोप की ओर चलेंगे, वो भी नॉर्डिक देशों की ओर। तो ये यूरोप है, उसी में ये नॉर्डिक देश हैं इस तरफ के, और उसी में ये है डेनमार्क। इसकी राजधानी क्या है? कोपेनहेगन है। यहाँ पर सम्राट होते हैं, उनका नाम क्या है? फ्रेडरिक एक्स। क्या नाम है? फ्रेडरिक एक्स है। प्राइम मिनिस्टर मेटे फ्रेडरिक्सन है। ओके। मुद्रा यहाँ पर चलती है डेनिश क्रोन। पड़ोसी देश है इसके, कौन कौन से हैं? तो इसके पड़ोसी देश इधर जर्मनी हो गया, नीदरलैंड हो गया, और इधर स्वीडन हो गया, ठीक है। ये सी अगर कहेंगे बाल्टिक सी है, और ये नॉर्थ सी है। आगे बढ़ते हैं और अगला काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन होगा G20 शिखर सम्मेलन 2024 किस देश और उसके शहर में आयोजित हुआ है। आंसर होगा ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में, ठीक है, रियो डी जेनेरियो में। ओके। तो उसमें काफ़ी चीज़ें हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँचे थे। ये आयोजन कब से कब तक हुआ? 18 और 19 नवंबर को हुआ है, ठीक है। G20 समिट, इससे पहले 2023 वाला भारत में हुआ था, न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। और इस बार यानी अभी अध्यक्षता किसने संभाली? तो ब्राज़ील ने संभाली। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने इसको होस्ट किया था, ठीक है, वो मेन व्यक्ति थे। तो G20 अभी तो इस बार की जो आयोजन हुआ और वो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में, और इस बार की थीम क्या थी? बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड
एंड अ सस्टेनेबल प्लेनेट। ठीक है, ये थीम रही है इस बार की, यानी एक न्यायपूर्ण विश्व और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण। ओके। अच्छा, पिछले साल 2023 में जो भारत में आयोजन हुआ था, G20 की समिट हुई थी, उसमें थीम क्या थी ये याद रखना है क्योंकि एग्जामिनेशन में आ सकता है। पिछले साल की थीम थी जो भारत में आयोजित हुआ था वो एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। ठीक है, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, तो ये था। अच्छा, अभी तो 2024 में ये ब्राज़ील में हो गया है, रियो डे जनेरियो में। अगले साल कब होगा, कहाँ पर होगा, मतलब 2025 का कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाना है 2025 में, और 2026 में यूएसए में आयोजित किया जाना है। ठीक है, तो ये याद रखना है कहाँ कहाँ पर ये आयोजन हो रहा है, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर होगी बात। अब बात करते हैं कि इस समिट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या क्या महत्वपूर्ण बातें कही जो एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है। तो ये जो है ना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट पे ये वीडियो था, वो मैं आपको साथ में दिखा रहा हूँ, उनका जो विजिट हुई है उसको लेकर। ठीक है, तो उन्होंने दुनिया भर के नेताओं से ये कहा कि वैश्विक जो संघर्ष चल रहा है, दुनिया भर में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, लड़ाइयों का मतलब क्या हुआ, जैसे कि रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहा है, इधर पश्चिम एशिया में बहुत ज़्यादा तनाव है, इसराइल फ़लस्तीन को लेकर झंझट चल रहा है, इसराइल और लेबनान के बीच में चल रहा है, ईरान के साथ जो टेंशन चल रहा है, और भी दुनिया में अलग अलग जगहों पर जो संघर्ष है, उसके कारण फूड, इसके अलावा फ्यूल और उर्वरक, यानी जो अनाज उगाने के लिए जो जरूरी चीज़ हैं, उन सब का भी संकट हो रहा है। और ख़ास तौर पर ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। ग्लोबल साउथ के कौन कौन देश कहे जाते हैं, जो कि डेवलपिंग कंट्री हैं। ठीक है, तो वो ग्लोबल साउथ कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये सब कहा, और उन्होंने कहा कि G20 को इन तमाम चिंताओं पर ध्यान देना और प्राथमिकता देना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, जो वैश्विक संघर्ष हो रहा है उसके कारण जो खाद्य संकट है, ईंधन संकट हो रहा है, उर्वरक संकट हो रहा है, इन सब पर प्राथमिकता पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक और बात यहाँ पर हुई है वहाँ की महत्वपूर्ण बात कि भारत और चीन के बीच में भी मीटिंग हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर जो भारतीय हैं और चीन के विदेश मंत्री वांग, तो उन्होंने बातचीत की और सीधी उड़ान चाइना और इंडिया के बीच में उसको ज़्यादा बढ़ाने, इसके अलावा पत्रकारों, पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की जो यात्रा है वो लगातार जारी रहे, इसके लिए बातचीत हुई है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो चीन में कैलाश मानसरोवर है उसकी यात्रा होती थी, लेकिन 2020 में जो तनाव हुआ था गलवान वाला बहुत तगड़ा, तो उसके बाद से वो यात्रा रुकी हुई है, और भारत ने विकल्प के तौर पर जो है वो भारत के ही एक जगह से उसका दर्शन लोगों को कराना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब ये चर्चा बातचीत हुई कि दोनों देश जो है ना वो और करीब आए, और जो तमाम जो पहले की दिक्कतें हैं, पत्रकारों को एक दूसरे के देश जो है वो पत्रकारिता को वीज़ा नहीं देते हैं, पर्यटकों के लिए आना थोड़ा मुश्किल हो गया है, वीज़ा मुश्किल हो गया है, दोनों देश एक दूसरे के देशों को नहीं देते हैं, तो यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट ये बातचीत ये हुई है। ठीक है, G20 के बारे में अगर हम बात करेंगे, अमेरिका की भी भूमिका पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम बता दें आपको G20 के बारे में। G20 है यानी ग्रुप ऑफ 20। ठीक है, इसका गठन वित्तीय संकट को देखते हुए कब किया गया था, 1999 में किया गया था। ओके, और उस वक्त जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उसमें पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया उसको प्रभावित किया था। तो G20 का जो उद्देश्य है वो मध्यम आय वाले जो देश हैं, मतलब जो मध्यम आय हैं यानी विकासशील देश हैं, उनको मतलब शामिल करके और वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना है। मतलब G7 है, पहले G8 था, वो G7 है, तो उसी को विस्तार एक तरह से दिया गया, उस कई सारे देश शामिल करके G20 बनाया गया था। ओके, तो अभी इसके 21 सदस्य हैं। कितने? 21 सदस्य हैं। नाम तो G20 है, ग्रुप ऑफ 20 है, लेकिन इसके मेंबर हो गए हैं 21। पहले 20 मेंबर थे, 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन था, लेकिन जो 2023 में इंडिया में समिट हुई थी ना, उस दौरान यूरोपीय यूनियन के अलावा अफ्रीकन यूनियन को भी इसका मेंबर बना दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह से G21 के नाम से हुआ कि जाना जाएगा, लेकिन G20 ही जाना जा रहा है। तो इसमें 19 देश और 2 संगठन शामिल हैं। ओके, और ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को एक मतलब मंच प्रदान करता है। सभी तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख जो नेता है वो वहाँ पहुँचते हैं, आर्थिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर ये सब चर्चाएं वहाँ पर की जाती हैं।
ठीक है। इसका कोई सचिवालय या मुख्यालय नहीं होता है, जिस देश को अध्यक्षता मिलती है वहीं पर इसका दफ्तर हो जाता है। ठीक है। तो कौन कौन से देश इसके मेंबर हैं? तो भारत, अर्जेंटीना, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य यानी उत्तर कोरिया का ही है, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, सऊदी अरब हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, तुर्की है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम है, यूएसए है, ठीक है, यूरोपीय संघ है और अफ्रीकी यूनियन है। ठीक है। और अगर हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में, तो वो जो है इसके अलावा वर्ल्ड बैंक, वो इसके रिप्रेजेंटेटिव है। ओके, क्लियर होगी बात? तो ये 21 देश हैं। बाकी लिस्ट जो है ना वो दिख जाएगा आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक और बात बताऊं कि G20 में आप देख रहे हैं कि अमेरिका के जो अभी राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, वो भी वहाँ पहुँचे थे, लेकिन उनकी जो पहुँच थी ना वो बहुत मायने नहीं रख रही थी, क्योंकि अभी इनकी पार्टी जो है इनकी चुनाव हार चुकी है और ट्रंप जो है वो आने वाले हैं नए राष्ट्रपति के तौर पर, और उनका खास तौर पर जो आर्थिक मोर्चे पर और इसके अलावा जलवायु के मोर्चे पर भी बड़ा ही अलग रुख है उनका। ठीक है। जैसे जलवायु के मुद्दे पर वो कहते हैं हम क्यों फंड करें, अमीर देश क्यों पैसा दे किसी गरीब देश को। ओके। कार्बन उत्सर्जन को लेकर, कम करने को लेकर, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो आने वाले वक्त में G20 का प्रभाव अलग हो सकता है ट्रंप के शासनकाल के दौरान। ओके। तो ट्रंप आएंगे, उसके बाद बदलाव देखने को मिलेगा। चलें आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबाइए और शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों को। तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा, DRDO ने नवंबर 2024 में पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग की, तो इस तरह की मिसाइल की स्पीड क्या होती है? मतलब हम हाइपरसोनिक मिसाइल किसको कह सकते हैं? देखिए, इस हाइपरसोनिक मिसाइल का अभी तक नाम जो है ना अनाउंस नहीं किया गया है कि हम या भारत जो है उसका क्या नाम रख रहा है। हो सकता है कुछ नाम होगा, कोड नेम होगा, लेकिन अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आवाज़ से 5 गुना ज़्यादा, यानी मैक 5 जो स्पीड होती है कितने 6174 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा। इतनी स्पीड में अगर कोई चीज़ गुजर रही है न तो उसको रोकना मतलब आसान है, मुश्किल है, मतलब रोक ही नहीं सकते, और ना ही डिटेक्ट करना आसान है। ठीक है। तो इसको किसने टेस्ट किया, एक बार मैं वो वीडियो भी दिखा देना चाहता हूँ जिसके ज़रिए ये टेस्टिंग की गई। तो ये देखिए, ये है हाइपरसोनिक मिसाइल। ठीक है। और किसने ये टेस्ट किया है इसको? तो DRDO ने, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। कब लॉन्च किया गया? 16 नवंबर की रात को। कहाँ से इसको लॉन्च किया गया? तो उड़ीसा के तट पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप है वहाँ पर। ठीक है। और मिसाइल की स्पीड कितनी थी? तो आवाज़ से 5 गुना ज़्यादा, यानी 6174 किलोमीटर पर आवर। मिसाइल की रेंज कितनी है? तो जैसा कि अभी तक जो ज्ञात है मीडिया में, वो 1500 किलोमीटर से ज़्यादा है। एक बार में हम 1500 किलोमीटर से ज़्यादा भेज सकते हैं, मतलब तुरंत ही भेज सकते हैं, बहुत जल्दी। ओके। कहाँ कहाँ से लॉन्च किया जा सकता है? तो ये ट्राइड सुविधा, यानी हवा, पानी और ज़मीन, तीनों जगहों से इसको लॉन्च किया जा सकता है। तो इसी के साथ भारत जो है ना वो कुछ खास देशों के ग्रुप में शामिल हो गया, एक तरह से कह सकते हैं कि। ठीक है। मिसाइल की सफल टेस्टिंग कुछ ही देशों में, चुनिंदा देशों ने ऐसे किए जिनके पास इस तरह की सैन्य ताकत है। उनमें अमेरिका, रूस, चीन, उनके पास सबसे उन्नत हाइपरसोनिक हथियार हैं। रूस एकमात्र देश है जिसने किंजल नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल युद्ध में किया था यूक्रेन के खिलाफ। 2022 में उसने यूक्रेन पर ये मिसाइल फायर की थी, किंजल नाम की। ठीक है, हाइपरसोनिक। इसके अलावा युद्ध में किसी भी देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, तो हाइपरसोनिक मिसाइल जो है ना वो क्या है, अगर हम देखिए, अच्छा देखिए क्या क्या चीज़ होती है मिसाइल की जो होती है ना, एक सब सोनिक होती है, सोनिक होती है, इसके अलावा सुपरसोनिक होता है, फिर हाइपरसोनिक होता है। हाइपरसोनिक सबसे तेज हो गया। ओके,
तो ये जो है ना वो हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये अब क्या कहेंगे इसको, सवाल ये भी हो सकता है ये बैलिस्टिक मिसाइल है या क्रूज मिसाइल है या दोनों है। तो इसको हम दोनों ही कह सकते हैं, ठीक है, दोनों ही कह सकते हैं। जैसे देखिए ये जो मिसाइल है ना अपना, ये हाइपरसोनिक मिसाइल, ये दोनों तरीके से चल सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल किसको कहते हैं? बैलिस्टिक मिसाइल की उसको कहते हैं जो हमने लॉन्च किया, ये अंतरिक्ष में गया, पृथ्वी की निचली कक्षा में या ऊपरी कक्षा में भी जा सकता है, और फिर जहाँ पर टारगेट करना है सीधे वहीं पर आकर गिरेगा। ऐसे में दूसरे देशों को पता ही नहीं चल पाएगा कि कहाँ जा रहा है, क्योंकि ये तो ऊपर जा रहा है, और जब आएगा इतनी तेज़ी से आएगा 6000 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड यानी मैक 5, तो उसको रोक पाना ही असंभव होगा, पता करना ही असंभव होगा कि ये कहाँ से है। दूसरा क्या है, क्रूज सिस्टम। क्रूज में क्या होता है, ये मिसाइल ऊपर उठता है और धरती के बेहद कम ऊंचाई से ये उड़ता हो जाता है, और स्पीड इतनी ज़्यादा है कि इसको कोई भी रडार इसको पकड़ ही नहीं सकता है, और यहाँ पर हम मार गिरा सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से ये चल सकता है। भारत का ये जो मिसाइल है ये बैलिस्टिक भी है और क्रूज भी है, दोनों तरीके से टारगेट यानी लोकेशन को तबाह कर सकता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। इसकी खासियत है तेज स्पीड, लो मतलब काफ़ी कम ऊंचाई पर उड़ सकता है, ओके। तो इसकी वजह से अभी तक दुनिया में चाहे अमेरिका ने बनाया हो रडार या किसी ने भी बनाया हो, वो कोई भी इसको पकड़ ही नहीं सकता है। दुनिया की कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसको मार नहीं सकती, ठीक है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल, और ये कई टन परमाणु हथियार को ले जाने में सक्षम है। 480 किलोग्राम के परमाणु हथियार या ट्रेडिशनल हथियार भी इसमें ले जाए जा सकते हैं, और यही एक ख़ास बात है इसमें, ठीक है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल में इसमें यह भी ख़ास बात है कि ये ज़रूरत के अनुसार रास्ते में मतलब रास्ता बदल भी सकता है, ओके, और टारगेट दूसरे टारगेट को भी निशाना बना सकता है। तो और इससे बचना बड़ा ही मुश्किल काम है, ठीक है। तो ये जो है ना मिसाइल वो SST-DV पर आधारित है ये, ठीक है। यानी अगर हम कहेंगे हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटेड व्हीकल, उस पर आधारित है। और इसमें इंजन जो लगा हुआ है उसको क्या कहते हैं, स्क्रैमजेट इंजन। क्या कहते हैं उसको, स्क्रैमजेट इंजन। भारत ने डेवलप कर लिया है स्क्रैमजेट इंजन, जो कि हाइपरसोनिक स्पीड दे सकता है, ओके। इसी के साथ एक और बात आपको बता देना चाहता हूँ कि अपना जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो सुपरसोनिक मिसाइल है, उसको हाइपरसोनिक में कन्वर्ट करने की भी का भी काम चल रहा है, ठीक है। ब्रह्मोस जो है ना वो भारत और रूस के द्वारा बनाया हुआ एक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, और इसको हाइपरसोनिक स्पीड देने का काम चल रहा है। ब्रह्मोस 2 जो होगा ना वो हाइपरसोनिक मिसाइल होने जा रहा है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आपने समझ ली। इसका PDF आप देख लीजिएगा, शार्प लर्निंग ऐप है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। डेली का PDF फ्री होता है, और बाकी अब अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं 2023 की, 2024 की, अगले साल 1 साल तक करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं, PDF वीडियो टेस्ट, तो आप मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंबरशिप प्लान अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन होगा, श्रीलंका की प्रधानमंत्री लगातार दूसरी बार कौन बनी है? आंसर होगा हरिनी अमरसूरिया। क्या नाम है? हरिनी अमरसूरिया। तो आपको पता होगा कि इससे पहले भी वो प्रधानमंत्री थी वहाँ पर, सोच रहे होंगे। तो सितंबर में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके है, जब वो खुद राष्ट्रपति चुने गए थे, उस वक्त उन्होंने हरिनी अमरसूरिया को सितंबर में ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, ठीक है। उसके बाद फिर वहाँ संसद को भंग कर दिया गया था, और फिर से संसदीय चुनाव हुए। तो इस बार क्या हुआ कि उनकी पार्टी को बहुमत मिल गया है, तो फिर से इनको नियुक्त कर दिया गया है अभी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो दोबारा इनको बना दिया गया है। वहाँ राष्ट्रपति कौन है? अनुरा कुमारा दिसानायके, और प्रधानमंत्री अब हैं हरिनी अमरसूरिया, और दोनों वामपंथी झुकाव वाले नेशनल पीपुल्स पावर गठबंधन के वो सदस्य हैं, ठीक है। तो श्रीलंका में तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। पहली महिला प्रधानमंत्री सिरिमावो भंडारनायके थी, उन्हीं की बेटी दूसरी बनी थी भंडारनायके कुमारतुंगा, और ये इनसे रिलेशन नहीं है, ये अलग। हरिनी अमरसूरिया ये तीसरी महिला प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। जो और अगर बात होगी कि ऐसी महिला प्राइम मिनिस्टर जो लगातार 2 बार बनी, दूसरी बार लगातार, तो ये देख रहे हैं आप, ठीक है, इनका नाम भी आ सकता है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। और हरिनी अमरसूरिया के बारे में आपको बताऊं, ये वामपंथी विचारधारा से हैं ही,
और साथ में भारत से बड़ा लगाव है इनका, गहरा नाता है। 1991 से लेकर 1994 तक, यानी 1991 से 94 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के का जो हिंदू कॉलेज है वहाँ से उन्होंने पढ़ाई की है। ग्रेजुएशन उन्होंने समाज शास्त्र से किया है, समाज शास्त्र सब्जेक्ट से। बाद के दिनों में फिर उन्होंने एजुकेशन में ही अपना करियर बनाया था और श्रीलंका लौटने के बाद वो एजुकेशनिस्ट के तौर पर वो जानी गई थी। वहाँ के यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, ओपन यूनिवर्सिटी में। फिर वामपंथी विचारधारा वाली पॉलिटिकल एक्टिविटी उन्होंने शुरू की थी। श्रीलंका आप तो जानते ही हैं प्यारा भारत है, और उसी के दक्षिण में ये है श्रीलंका, हमारा पड़ोसी देश। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है जरा बताइएगा आप। कई सारी राजधानी है, कमेंट बॉक्स में देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस शहर में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का स्टेज 4 लागू कर दिया गया है? काफ़ी गंभीर बात है। आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली है ऐसा शहर, तो ये देख रहे हैं आप। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ये लागू किया गया। ओके, और आपको बताऊं, खबर देखते जाइए। एक तो क्या है ये तो बताएंगे हम आपको। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई इसमें कोई ढिलाई नहीं दी जाए। क्या है ये GRAP 4 स्टेज, वो बताएंगे आगे, लेकिन ज़रूरी चीज़ देख लीजिए। द हिंदू की खबर है ये, एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली ओवर 26 टाइम्स द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय WHO, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसके द्वारा जो प्रदूषण की सीमा है ना, उससे 26 गुना ज़्यादा प्रदूषित शहर है दिल्ली, वायु प्रदूषित शहर। इतनी ज़्यादा ख़राब स्थिति हो गई है, यहाँ तक कि जो G20 की समिट हुई ना, उसमें भी किसी सत्र में इसकी चर्चा हुई, बदनामी हुई वहाँ पर कि भारत जो है वो वहाँ का एक राजधानी है जो इतने पॉल्यूटेड है। अब सवाल ये होगा कि GRAP क्या है? ये जो GRAP है वो पूरा नाम क्वेश्चन में देख रहे हैं, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। ये इमरजेंसी उपायों का एक समूह है। इमरजेंसी उपाय क्या क्या किए जा सकते हैं? ये है कि अगर एक लिमिट से ज़्यादा वहाँ पर जैसे ये देखिए सीवियर स्थिति में आ जाए तो स्टेज 4 को लागू करना है, यानी जो AQI है वो 451 से अगर ज़्यादा है, इतना और उससे ज़्यादा है, जान लीजिए कि ये 500 तक पहुंच गया था AQI। ओके, PM 2.5 जो पार्टिकुलर मैटर है ना, जिसके सांस लेने से फेफड़े में वो जम जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, ये वो चीज़ें हैं। इसकी इतनी ज़्यादा मात्रा हो गई है। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए स्टेज 4 को लागू किया गया है। और इसको ये जो GRAP है, इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2016 में स्वीकृति दी गई थी। 2017 में इसको पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण के द्वारा और राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर इसको लागू किया था कि अलग अलग स्टेज पर ये लागू किया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है 4 में? ये है कि ट्रक यातायात का प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। आवश्यक जो बहुत ही आवश्यक वस्तु है ना, उनको छोड़कर बाकी सभी तरह के जो ट्रक हैं वो, हालांकि उसमें भी छूट है, जैसे LNG, CNG, इलेक्ट्रिक, ये सब जो BS6 ये जो ट्रक हैं उनको अनुमति है दिल्ली में इंटर करने की। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल, CNG और BS6 डीजल के अलावा कोई भी जो हल्के वाहन भी है, वाणिज्यिक वाहन, उसको प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, और भी इस तरह के बहुत सारे चीज़ें कराई जाती हैं, जैसे सड़कों का निर्माण, फ्लाईओवर, इन सब का जो निर्माण है, इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ओके, NCR में भी, यानी नेशनल कैपिटल रीजन, जो दिल्ली और आसपास के क्षेत्र है ना, वहाँ पर भी इस तरह के काम किए जाते हैं। दिल्ली सरकार और और दूसरी राज्य सरकार ये स्कूलों में 9th तक के और 11th तक के भी जो क्लासेस हैं ना, उसको बंद कर सकती हैं और ऑनलाइन मोड में आयोजित करने, क्लास करवाने की कह सकती हैं। तो ये सब है। ठीक है, यहाँ तक कि जो सरकारों का सार्वजनिक और नगर निगम का जो कार्यालय है, वहाँ पर जो कैपेसिटी है, सीटिंग कैपेसिटी, उसको 50% कर दिया जाएगा, मतलब बाकी को अपने घर से काम करो आप। ओके,
तो ये सब चीज़ें वहाँ उसके जरिए लिया जाता है, कुछ कुछ चीज़ें ली जाती है। अब सवाल ये होगा कि वहाँ प्रदूषण दिल्ली में इतनी ज़्यादा क्यों है। बड़ी वजह तो ये है, पंजाब में जो पराली जलाया जाता है ना, पंजाब और हरियाणा में, उसकी वजह से जो धुआं दिल्ली की ओर आता है, दिल्ली से फिर उत्तर प्रदेश की ओर आता है, वो उसकी वो बहुत बड़ी वजह है। करीब 40 से 50% जो वजह है वो पराली जलाना भी बताया जाता है। इसके अलावा और भी दूसरी जो प्रदूषण की वजह है वो भी है। एक और वजह ये भी है क्योंकि अभी ठंड की शुरुआत है, तो इस समय हवा की जो रफ्तार है ना वो बहुत धीमी हो जाती है, तो इसमें जो पॉल्यूशन है वो फैल नहीं पाता है, बड़े इलाकों में जा नहीं पाता है उतनी तेज़ी से जितनी तेज़ी से अन्य दिनों में जाता है। तो ये जो मौसम है, इस वक्त का जो मौसम है अभी कम से कम फरवरी तक का, जो घना होता है तो और हवा कम चलती है, तो ऐसे में ये पॉल्यूशन की मार बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो मतलब अब तो सरकारों को शर्म आना चाहिए ना कि पॉल्यूशन कितना आप फैलाओगे, कितना देखोगे। अब देखिए कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि भाई पॉल्यूशन कम करो, मतलब हद है। सरकार किस काम की है, अपने देश की सरकार का है, किस के लिए है। जब सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ रहा है कि जब तक आप ये क्वालिटी मत देखो, मतलब ये GRAP लागू किया जाए तब तक ना रोका जाए, मतलब इसको ढील ना दी जाए जब तक कि हम ना कहें। इस देश के पर्यावरण मंत्री कर क्या रहे हैं उनका एक बयान आपने सुना है क्या? इतनी बेहाल व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नाइजीरिया ने किस भारतीय को अपना दूसरा सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया है? उसका नाम है GCON। आंसर होगा नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो अभी नवंबर में नाइजीरिया की यात्रा पर थे, तो वहीं पर नाइजीरिया के जो राष्ट्रपति हैं बोला अहमद टिनुबू, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड दिया। 17 नवंबर को ये अवार्ड दिया है, ठीक है। तो वो वहाँ पहुँचे थे। नाइजीरिया के साथ जो है काफ़ी लंबा संबंध है भारत का। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर कहा कि 60,000 से अधिक भारतीय वहाँ रहते हैं और ये भारत और नाइजीरिया के बीच में महत्वपूर्ण ये कड़ी है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात रही। कुछ मतलब दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक और व्यापारिक जो है कुछ समझौते भी हुए हैं, ओके। और नाइजीरिया जो ना काफ़ी महत्वपूर्ण हमारे लिए है, भारत के लिए है, ओके। एक बार हम ले चलते हैं आपको नाइजीरिया की ओर मैप के ज़रिए। प्यारा भारत है और आप चलते हैं अफ्रीका की ओर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अफ्रीका की ओर हम लोग चलेंगे। अब अफ्रीका में यहाँ पर है ये नाइजीरिया। ये जो देश है ना वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर तेल और गैस का विशाल भंडार है। इसकी वजह से अफ्रीका हमारे लिए महत्वपूर्ण है और अफ्रीका का ये नाइजीरिया काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये भारत की ऊर्जा ज़रूरतों को भी पूरा करता है क्योंकि हम एक ही देश से ऑयल और गैस नहीं लेते हैं बल्कि अलग अलग देशों से लेते हैं। विविधता हम लोग रखते हैं, भारत रखता है, ठीक है। तो वहाँ निवेश भी है भारत का, ख़ासतौर पर ऊर्जा में, खनन में, फार्मास्यूटिकल में, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अगर वहाँ की बात करेंगे तो नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा। राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने अवार्ड दिया है ये? तो बोला अहमद टिनुबू। मुद्रा नायरा है। क्या है? नायरा। आबादी करीब 23 करोड़ के आसपास है। पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो पड़ोसी देश में यहाँ बेनिन है, ठीक है। यहाँ है नाइजर है, ये नाइजीरिया है और ये नाइजर है, ठीक है। इधर चाड हो गया, ये कैमरून हो गया। समुद्र की बात करेंगे तो गल्फ ऑफ गिनी, गिनी की खाड़ी ये है। अगला क्वेश्चन, बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए विश्व दिवस कब आयोजित किया जाता है? आंसर होगा 18 नवंबर को। और इस दिवस का उद्देश्य ये कि यौन शोषण, दुर्व्यवहार ये सब बच्चों का ये रुके। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल प्रेस डे। आंसर होगा 16 नवंबर को, ठीक है। 16 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 नवंबर से जो है ना वो भारतीय प्रेस परिषद यानी प्रेस काउंसिल फॉर इंडिया वो प्रभावी हुआ था 16 नवंबर 1966 से। वैसे उसकी जो स्थापना है वो 4 जुलाई 1966 को हुई थी, लेकिन 16 नवंबर 1966 से ये प्रभावी हुआ था, तो इसलिए उसको ये दिया जाता है, ठीक है। ये दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रेस परिषद यानी PCI के अध्यक्ष कौन है? तो
जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 17 नवंबर को। एपिलेप्सी फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने इस दिवस को जो है घोषित किया हुआ है। साथ में ये WHO भी ये आयोजित करता है पूरी दुनिया में। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG किसको नियुक्त किया है? आंसर होगा K संजय मूर्ति। ये नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो K संजय मूर्ति। तो किसकी जगह ले रहे हैं वो? तो गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह ले रहे हैं। 20 नवंबर को उन्होंने ये स्थान लिया है। हिमाचल प्रदेश कैडर के 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं। CAG की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। केंद्र और राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम हैं और इसके अलावा जो सरकारी फंडेड जो एजेंसियां हैं उन सब के खातों का ऑडिट करने का काम इसका है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत जो है ना वो ये एक संगठन है, ठीक है। और इसके CAG जो चीफ होते हैं उसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है, या फिर 65 ईयर की जो एज है जो भी पहले आया है वो उस तक होता है, ठीक है। इनको हटाने की जो प्रक्रिया है वैसी है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज को हटाया जाता है महाभियोग के द्वारा, जो प्रक्रिया है उसी तरह से ही हटाया जा सकता है। वरना इनकी या तो ये अवधि तक रहेंगे या फिर 65 ईयर 6 साल या 65 ईयर, या फिर अगर इस्तीफा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन, टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज खिताब 2024 पुरुष किसने जीत लिया? आंसर होगा मैग्नस कार्लसन। क्या नाम है? मैग्नस कार्लसन। तो नॉर्वे के वो खिलाड़ी हैं, उन्होंने ये खिताब जीत लिया है। दुनिया के नंबर 1 वो शतरंज खिलाड़ी हैं। तो टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट ये कोलकाता में आयोजित किया गया था नवंबर में। ओके, अच्छा अगर हम दूसरे तीसरे स्थान की बात करेंगे तो दूसरे स्थान पर ग्रैंड मास्टर वेस्लो सो रहे, फिलीपीन और अमेरिकी हैं। तीसरा स्थान भारतीय खिलाड़ी अर्जुन अरिगेसी का था और चौथा स्थान R प्रज्ञानानंद का था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज खिताब 2024 महिला किसने जीता है? महिला की बात हो रही है। आंसर होगा कैटरीना लैग्नो। कैटरीना लैग्नो ये रूस की खिलाड़ी हैं, ठीक है। दूसरा स्थान एलेक्जेंड्रा ये रूसी उन्होंने ही जीता, और तीसरा स्थान जो है ना पाया वो वंतिका अग्रवाल भारतीय ने। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOC के चेयरमैन कौन बन गए हैं? आंसर होगा अरविंद सिंह साहनी, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, तो उसके वो चेयरमैन बन गए हैं। और ये फैसला कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने लिया है और उसके बाद फिर पेट्रोलियम मंत्रालय ने इनकी नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी किया है। अगला क्वेश्चन, चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग प्रतियोगिता या कहें चैंपियनशिप, तो उसके विजेता का नाम बताएं? आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो ये 2024 का जो इवेंट था वो पश्चिम बंगाल की टीम ने जीत लिया है। ये आयोजित कहाँ पर किया गया था? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था नवंबर में। ओके, तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, करंट अफेयर्स के मेंबरशिप पर भारी छूट चल रही है, ज्वाइन कर सकते हैं आप, देख सकते हैं आपकी तैयारी के लिए। ओके, बाय।